नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित झा। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ नहीं हैं, ये भ्रम की स्थिति दरअसल हमने रखा है इस स्टिंग में, इस जो प्रोग्राम में, इस बहस में। हम बिहार के महागठबंधन पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं सीएम हेमंत सोरेन की चुनावी रणनीति क्या है। उनसे जानने की कोशिश की जी पुरवैया के रेजिडेंट एडिटर शिव पूजन झा ने। देखिए खास बातचीत। नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान हेमंत सोरेन जी, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं। एक नारा हेमंत सोरेन जी, पहले तो स्वागत करते हैं आपका, और एक नारा अक्सर आपने दिया है, बार बार आप इस बात का जिक्र करते हैं, 14 साल बनाम 14 महीने। थोड़ी सी समीक्षा कर दें आप। अब बिल्कुल स्पष्ट है, ये 14 महीने और 14 साल, और 14 सालों में तो मैं नहीं था, लेकिन एक आम नागरिक के रूप में 14 वर्षों को मैंने देखने का प्रयास किया, और जो मुझे दिखा, और अभी मैंने 14 महीने में चीज़ों को जो संभालने का प्रयास किया, राज्य का प्रतिनिधित्व करने का जो मुझे मौका मिला, और मुझे लगता है कि अगर हम 14 महीने को देखें तो 14 साल पर ये बहुत भारी। लेकिन सवाल तो ये भी आप पर उठ रहे हैं, और ख़ासतौर से विपक्ष आप पर ये सवाल उठा रही है कि 14 साल की जो सरकार रही झारखंड में, ठीक है, कोई सरकार स्थायित्व नहीं प्रदान कर पाई इस पूरे राज्य को, लेकिन उन सरकारों में भागीदारी जेएमएम की भी रही है। तो क्या जब आप ये सवाल उठा रहे हैं, जब ये कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर रहे हैं 14 साल बनाम 14 महीने, तो कहीं ना कहीं आप जेएमएम के कार्यकाल पर भी उंगली नहीं खड़े कर रहे हैं? नहीं, देखिए, गठबंधन की सरकार पहले से ही चली आई। 14 वर्षों में लगभग सभी सरकारें गठबंधन की बनी। हमने भी गठबंधन की सरकार चलाई, लेकिन प्रतिनिधित्व कैसे होता है ये देखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि जो उन सरकारों के जो मुखिया रहे हैं, जिन्होंने कभी भी इस राज्य के बारे में कोई भी चिंतन किया होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखने को मिलता इस राज्य को। विशुद्ध रूप से सत्ता में कैसे काबिज रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी कैसे मिले, इसी पर लोगों ने काम किया। लेकिन इससे हट के हमने इस सरकार को चलाने का प्रयास किया। हमने भी गठबंधन सरकार चलाई और मजबूती के साथ चलाई। तो आपने देखा होगा कि इस सरकार में पदाधिकारी से अधिक मंत्री सस्पेंड हुए हैं, क्योंकि हम गवर्नेंस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप कोएलिशन गवर्नमेंट लेकर के चल रहे थे, कहा यह जा रहा था कि काफ़ी पुश एंड पुल हो सकते हैं इस कोएलिशन गवर्नमेंट में। कांग्रेस जो है वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकती है, और जैसा कि अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि मंत्रियों को सस्पेंड करने के मामले में ख़ास तौर से कांग्रेस बहुत इच्छुक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद आपने काफ़ी कठोर कदम उठाए उस दिशा में। तो इस कोएलिशन गवर्नमेंट को चलाना अपने आप में कितना बड़ा चुनौती था आपके लिए? चुनौती था, और चुनौती को हमने स्वीकार करते हुए चुनौती को पूरा भी किया, और सफलतापूर्वक हमने अपने टेन्योर पूरे किए। मुझे लगता है कि बहुत कम ही समय, 14 वर्षों में किसी भी सरकार ने अपने टेन्योर पूरे किए। इसके पहले भी जैसे अटकलें ये लगाई जा रही थी, और शायद कोई एक क्लैंडस्टाइन या सीक्रेट कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ जिसकी जानकारी सबको शायद नहीं थी, कि भाजपा और आप में जब तालमेल था, क्या कोई ऐसा तालमेल बना था कि आधे वक्त के लिए सरकार भाजपा चलाएगी, फिर आधे वक्त के लिए नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे? बहुत सारे विषय हैं उसमें, बहुत सारे विषय रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब हमें पीछे खुरदने की आवश्यकता नहीं है, अब आगे देखने की आवश्यकता है, क्योंकि अब राज्य को आगे बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। और इन उथल पुथल के बावजूद भी, राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भी, हमने इस राज्य के विकास के लिए जो लकीर खींची है, हमें लगता है उस पर हमें बहुत ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है उस पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक
कदम हो सकते हैं ये 14 महीनों के। अभी हाल के दिनों में आपका ये बयान भी आया, जैसे ही हमने देखा कि गठबंधन जेएमएम के साथ कांग्रेस का नहीं हो रहा है, इसके बाद आपका लगातार ये बयान आया, कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा के लिए एक तरह से केक वॉक जैसी स्थिति पैदा कर रही है। थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे ये आपको बात क्यों आप लग रहा है देख ऐसा? रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक मुहिम चला रखी है कांग्रेस मुक्त भारत की विषय को लेकर, और चूंकि यहाँ हम गठबंधन में सरकार चला रहे थे और हमारा ये प्रयास था, सबके अपने अलग अलग राज्य के अलग अलग राजनीतिक विचार, राजनीतिक सोच होते हैं, और चूँकि झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग प्रवृत्ति का राज्य है, और यहाँ लगभग 39% ST/SC बैकवर्ड लोग हैं, जो अपने आप में पूरे देश में अलग तरीके का यहाँ ये बनता है इस सब। और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ राजनीतिक अपने कार्यक्रम किए हैं, राजनीतिक गठजोड़ किए, हमने प्रयास किया कि इस चुनाव में भी जो गठबंधन के लोग रहे उनके साथ हम चलें। जिस तरीके से सरकार को भी हमने चलाने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक चलाया, और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव को भी हम लोग सफलतापूर्वक पार करते। लेकिन कांग्रेस की अपनी राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचार है, और उनकी अपनी जो भी कोशिशें तो आपने बहुत की हेमंत जी, लेकिन आखिर कमियां कहाँ रह गई जो ये गठबंधन नहीं हो पाया? शायद गठबंधन होता तो जो एक कवायद शुरू हुई है बिहार में महागठबंधन बनाने की, भाजपा को रोकने की, हालांकि हमने देखा कि हरियाणा में वो असरदार नहीं हुआ, महाराष्ट्र में असरदार नहीं हुआ, और बिहार के आगे वो अपने पांव नहीं पसार पाया। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि शायद भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेला में भी सक्षम है, लेकिन ये जरूर है कि हम गठबंधन में अगर रहते हैं तो गठबंधन के वसूलों को भी मान के चलते हैं, और उसके तहत हमने अपना प्रयास किया। और जब ये बात नहीं बनी है, किन कारणों से बनी, क्या हुआ, इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे आएगा। आपके जितने भाषण सुन रहा हूँ अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भाजपा को तो आड़े हाथों ले रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष करने से बच रहे हैं, यानी कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस के लोग अब खुद ही सरेंडर बोल चुके हैं, तो उसके बारे में हम क्या कहें। थोड़ा सा अगर राजनीतिक हालात पर हम चर्चा करें, केंद्र की राजनीति के हालात पर, हम देख रहे हैं कि तकरीबन कांग्रेस हर राज्य से लुप्तप्राय सी होती चली जा रही है। जिस तरीके के नतीजे आए लोकसभा के, आपको लगता है कि ये मोदी वेव का असर है, या आपको लगता है कि कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से कांग्रेस इसका खामियाजा भुगत रही है? मैं समझता हूँ कि लोकसभा में अगर हम 14 सीट पर लड़े होते झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो भी उसका भी नज़ारा कुछ और अलग होता है इस राज्य में। झारखंड दुर्भाग्य की बात है, हम 4 सीट पर लड़े, जिसमें 2 सीट पर हमने अपनी जीत दर्ज की है, और 2 जगह पर सम्मानजनक हमें वोट प्राप्त हुए। यानी कि आपका कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन नहीं हुआ तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये जेएमएम के पक्ष में जाएगा, या आपको लग रहा है कि हम सेक्युलर वोट का तथाकथित राज्य के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो राजनीतिक इतिहास है, हमने हर जीत अकेले हासिल की है, और हाँ, इसमें जो सहयोगी बनना चाहते हैं हम उसको भी, हम उनकी सहयोग के प्रति हम भी अपनी सोच को रखते हैं। और चूँकि जिस तरीके से कांग्रेस ने सहयोग किया, उसके साथ हम भी 2 कदम आगे भी चलने का प्रयास किया, साथी भी साथ चलें, इसमें कोई हर्ज नहीं थी। जब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले में कमज़ोर है। काफ़ी राजनीतिक ड्रामा के बाद हेमंत सोरेन सत्ता पे काबिज हुए थे। उस समय एक कयास लगाया जा रहे थे कि कहीं रिपीट ऑफ मधु कोढ़ा 2 तो नहीं होगा, लेकिन आपने ये प्रूव किया कहीं ना कहीं, ठोस निर्णय लेकर के, कड़े कदम उठा करके। थोड़ी सी समीक्षा करें उस लिहाज से, देखिए कितना मुश्किल था, कितना चुनौती भरा था। अब हम ऐसे दल से आते हैं जो अपने कुछ नीति सिद्धांत से समझौता नहीं करते, और विशेषकर जो उस पार्टी के जो सशक्त सिपाहियों में से लोग जब सत्ता में रहें तब उनके साथ तो कुछ और ही बात होती है। आपने देखा कि पूरे 14 महीने मैंने डंके के चोट पर सरकार चलाई। लेकिन क्या लोग आपको सीरियसली पहले लेते थे, या अब लेना शुरू कर दिया है जब आपने? अब क्या कहें, हम तो कभी किसी ने मुझे बच्चा कहा, किसी ने मुझे अनमैच्योर्ड कहा, मुझे किसी ने कभी बहुत तरीके के लांछनें लगाई गई, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही खड़ा हूँ। बल्कि वो सपोर्ट कहाँ से मिला आपको?
देखिए, हम लोग अपने आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं गुरु जी का कितना समर्थन रहता है? और आदरणीय गुरु जी तो जब वो हमारे सर पर हाथ रखे हैं तो डरना किससे। चलिए, हमारी मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हेमंत सोरेन जी के साथ इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर क्या भविष्य है महागठबंधन का, क्या भविष्य है जितने भी गठबंधन झारखंड में हुए उनका। ब्रेक के बाद इस चर्चा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी से, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। हम देख रहे हैं कि इस चुनाव में बहुत सारी पार्टियों ने अपनी ताकत पूरी झोंक रखी है। जेएमएम ने भी झोंक रखी है। भाजपा का गठबंधन आजसू के साथ हुआ, 8 सीटों पर एक एग्रीमेंट फार्मूला जो है वो डिवाइस किया गया है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती ये गठबंधन? देखिए जहाँ साहब, ये गठबंधन तो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अकेले दम पर चुनाव लड़ने का लगातार बोलते आई हैं, वो आज पटाक्षेप हुआ। अंततः हमारे अकेले लड़ने से उनको भी सोच में डाल दिया गया, सोचना पड़ा है। चिंता की लकीरें आपके ऊपर नहीं है, आप मान रहे हैं कि उनको होनी चाहिए चिंता। और जिस तरीके से ये गठबंधन बना है, जिसका मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी छवि है, विशुद्ध रूप से पूंजीपतियों का जो उसमें बोलबाला है, जिस तरीके से वहाँ पर छन के बाहर आती हैं, आज इस गठबंधन को भी बनाने में पूंजीपतियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इस गठबंधन आज के साथ जो हम मान रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम ये करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी युवाओं को अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया की हम बात कर लें, जिस तरीके से पूरे एड कैंपेन चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं युवा वर्ग उनके तरफ झुकता दिख रहा है। आप युवा मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल। आज झुकने से नहीं होगा, दिल्ली से राज नहीं चल सकता ना। राज का प्रतिनिधित्व भी मजबूत हाथों में होना चाहिए। और आज झारखंड के युवा आपके तरफ झुकेंगे या मोदी की तरफ जाएंगे, जैसा कि पूरे देश में देखने को मिला? अब ये तो आने वाला मतदाता के रूप में जो नौजवान होंगे वही लोग इसका निर्णय लेंगे, लेकिन राज्य के प्रति जो हम लोगों ने आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए जिस तरीके से एक कार्य योजना बनाई, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने सोच को राज्य के समक्ष ना कि बातों से बल्कि करके दिखाया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से रोजगार सृजन के रास्ते हमने खोले, जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने का, जो पूरे राज्य की आधी आबादी को हम आने वाले समय में जो हमारे यहाँ पर महिला वर्ग हैं, वो सभी कोई ना कोई, किसी ना बेरोजगार कोई नज़र नहीं आएगा। मैं लेकिन इसके बावजूद पलायन बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ये पुरानी जो विरासत में तो मुझे जो मिला है उसका खामियाजा तो अब मेरे ही मत्थे फूटेगा, ये तो बात सर्वविदित है। मुझे 14 महीने मिले और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 9 साल अपने राज्य में उसने सत्ता चलाया। अब उनको जवाब देना होगा कि आखिर इतनी बड़ी समस्याएं बनी कैसे। मैं उन समस्या को तो समाधान करने के लिए 14 महीना पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि फिर भी 14 महीने के लिए जितनी भी उपलब्धि है वो बहुत, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक अलग है। ये देखा हमने आपके कार्यकाल में खास तौर से कि MOU बहुत सारे साइन हुए, ताबड़तोड़। नहीं, हमारे सरकार में कोई MOU साइन नहीं हुए। ये सभी भारतीय जनता पार्टी ने MOU साइन किया, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, जमीन पर जो है नहीं उतर पाया। उसके पीछे कारण कुछ उसके पीछे कारण अब क्या रहा है पूर्व में, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। किसी को राजनीतिक स्वार्थ के प्रति जिनको MOU कराया गया, जिनको यहाँ उद्योग ही नहीं लगाना हो, और कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक या अपने व्यवसायिक ये को हथियाने के लिए जो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, उसके तहत उनको एस्टैब्लिश होने में दिक्कत हुई है। नहीं तो कुछ तो आई है, यहाँ लोग लगे भी। एक हम ऐसी स्थिति झारखंड में उभरते देखते हैं कि राज्य बेहद अमीर है, खनिज संपदा से भरपूर है हर तरफ से, लेकिन इसके बावजूद लोग बेहद गरीब हैं। तो कोई आपको लगता है कि एक ठोस कदम, कोई ठोस? मैं बिल्कुल इसमें सहमत हूँ। खनिज संपदा जितना इस राज्य में है,
मैं तो समझता हूँ जितनी ज़मीन के अंदर हमारे खनिज संपदा है, कहीं उससे अधिक ज़मीन के ऊपर भी हमारे पास खनिज संपदा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? आज जिस तरीके से कार्यान्वयन यहाँ पर हुआ, जिस तरीके से कार्य प्रणाली बनाई गई है पूर्व में, उससे सभी चीज़ों में इतनी बुरी उसका बुरा असर पड़ा कि चीज़ें अस्त व्यस्त रही, व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई रही। और उस व्यवस्था को भी हमने, कार्यपालिका की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया। यहाँ पर वर्कफोर्स जो काम करने था, नियुक्ति नहीं हुई सरकारी महकमे में, उन सब को हम लोगों ने खोला। यहाँ पर अफसरों की बहुत बड़े तादाद में कमियां रही हैं, उन सब में नियुक्ति हम लोग प्रारंभ की। तो इससे जब तक आपके पास हैंड्स नहीं रहेंगे, जब तक लोग नहीं रहेंगे कि उस फील्ड को काम करने वाले, काम होगा कहाँ से? विशेष राज्य का दर्जा तो आप भी लगातार उठाते आ रहे हैं और मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी के साथ आप मंच साझा कर रहे थे, थोड़ी बहुत हूटिंग भी हुई थी, आपकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी पूरे झारखंड में। आश्वासन एक तरीके का दिया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने कहा था तकरीबन 400 करोड़, अगर मुझे सही से ध्यान है तो 400 करोड़ के आसपास का जो है किसी न किसी तरीके से रॉयल्टी बढ़ाई गई। आपको लगता है पर्याप्त है राज्य के विकास के लिए? नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। उसके एवज में 400 करोड़ रुपए के बदले हम कितने बड़े नुकसानी में जाते हैं, इनका शायद इसका अंदाज़ा नहीं। आज माइंस को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की गिद्ध नज़र रहती है, मैं उससे बिल्कुल अलग हट के सोचता हूँ। मैंने उस समय भी ये बात कहा, अगर हम माइनिंग आधारित ही अगर हम रहें तो आने वाला हमारा सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। विकास नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमें इसके लिए एक अल्टरनेटिव, आज मैं कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से राज्य में नक्सलों को लेकर आए दिन हम चर्चा में रहते हैं, हम उस जगह पर अगर हम माइनिंग क्षेत्र को थोड़ा घटा करके अगर हम टूरिज़्म की ओर जाते तो मैं समझता हूँ कि जंगलों में गोलियाँ नहीं बल्कि वहाँ पर सैलानियों के कैमरा क्लिक होते, शूट विद द कैमरा नॉट विद द गन, ना कि वहाँ गोलियाँ चलती। आज दुर्भाग्य है। आपकी एक ऐसा दिख रहा है कि आपने नक्सलियों के लिए एक सरेंडर पॉलिसी बनाया। बहुत सारे नक्सली हाल में आए भी, मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन आपको लगता है कि जी आपको लग रहा है कि इससे नक्सलवाद की समस्या का अंत हो सकता है? छत्तीसगढ़ भी प्रभावित है, वहाँ पर एक अलग तरीके से कवायद हुई, कोशिश हुई। सबसे पहले हमने देखा सलवा जुडुम के जरिए, फिर अब कोशिश हो रही किसी न किसी तरीके से विकास को हम पहुँचाएं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। नीतीश जी भी यही करते आ रहे हैं बिहार के इसमें। आपको क्या लगता है सिर्फ एक सरेंडर पॉलिसी बना देना पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरेंडर पॉलिसी बनाने से कोई काम नहीं होगा। उसको ज़मीन पे जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक। आज सरेंडर पॉलिसी के तहत कई एक लोगों ने सरेंडर किया और उसको जो उनका प्रिविलेज था, जो उनका ये था, आज मैंने उन नक्सलियों में से जो लोग कोर्ट से सभी तरीके से आरोप मुक्त हो चुके हैं, उन लोगों को हम लोगों ने नौकरियां भी दी, पुलिस में हम लोगों ने नौकरियां दी। ये पहली बार उनको खुले आसमान के नीचे परिवारों के साथ रहने की आज़ादी दी, ताकि उनके जो सोच में बदलाव, जो जिस तरीके से वो भटक चुके थे, वो वापस मूल अपने समाज में आ सकें। और ये बहुत तेज़ी से ये बदलाव हम देख रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे आज हम देख रहे हैं कि इस हमारे कार्यकाल में लोगों ने आत्मसमर्पण किया। और इससे साफ संदेश है कि सरकार के प्रति उनकी भी जो सोच, सरकार उनके प्रति सोच रखती है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार है। आपका एक और बयान है, आपका ध्यान आकृष्ट फिर से करना चाहूँगा। अफसरशाही हावी है और हमने हाल के दिनों में देखा किस तरीके से कुछ बड़े बड़े अधिकारी जो है भाजपा में भी शामिल हुए। कैसे अंकुश लगाएंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी अफसरों के लिए सीट रिजर्व करना चाहिए, उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए, 5%, 10%। मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन ये कितनी बड़ी समस्या होती है अगर अफसरशाही दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में राजनेता तो राजनीति करते ही हैं, यहाँ के पदाधिकारी भी राजनीति में शामिल होते हैं। और यही वजह है इन 14 सालों में यहाँ के पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पदाधिकारी से हटाकर उनको राजनेता बनाने का जो उन लोगों ने कार्यक्रम किया, उससे इस राज्य को इतनी क्षति पहुंची है, इसका खामियाजा पूरा राज्य भुगत रहा है। चुनाव बिल्कुल सामने है। कुछ सवाल चुनावों से रिलेटेड हम कर लेते हैं। मैनिफेस्टो क्या तैयार कर रहे हैं आप? कैसे लुभाएंगे जनता को? तो वो अभी बस 1-2 दिन के अंदर वो मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा। कुछ अंश आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मुख्य बिंदु आपका क्या है? किस मुद्दे पर आप चुनाव में मैदान में उतरेंगे? क्या ये स्थायित्व का सरकार होगा? विकास के मुद्दे पर आप जाना चाह रहे हैं? बिल्कुल विकास का ही मुद्दा होगा और हम करने की क्षमता भी रखते हैं। और गठबंधन सरकार में तो हमने इतने करके दिखाया। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती है तो ना जाने कितने मतलब एक वो 5 साल का भी कार्यकाल इस राज्य के लिए इतिहास होगा।
वो इतिहास होगा। इस विश्वास के साथ आप जनता को बिल्कुल से मुखातिब होना confidence, चाह full रहे हैं, confidence। वोट की अपील करना क्योंकि चाह रहे हमने हैं। कमियां- 81 के 81 सीटों पर आप जेएमएम चुनाव लड़ेगी। जी। अब ये मान लिया जाए कि किसी भी तरीके का कोई गठबंधन जेएमएम का नहीं होने वाला है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब संभव नहीं है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो बाकी और दल हैं, कांग्रेस के साथ जदयू, राजद, कुछ और पार्टियों का भी जिक्र हो रहा है कि वो भी शामिल हो सकती हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है आपके लिए? क्या आपको नहीं लगता कि वो ऐसा एक वो गठबंधन सब होगा जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने एक सीमित दायरे के अंदर वो लोग बंधे पड़े हैं, और मुझे लगता है कि राज्य की जनता अगर इस देश के अंदर जिस तरीके से मैंडेट देने का सोच रखती है, तो राज्यों में भी मैंडेट देने का उनका अधिकार है। और चुनाव के बाद अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं जाते हैं, शॉर्ट ऑफ मैंडेट आप रहते हैं, तो किस पार्टी की ओर आप झुक सकते हैं? नहीं, इस सोच के साथ मैं ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। नहीं लड़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और उभरता है इस वक्त, वो ये कि संथाल परगना कहा जाता है कि जेएमएम का गढ़ है, लेकिन भाजपा गिद्ध दृष्टि लगाए बैठी है। अब स्वाभाविक है, मजबूत अगर हम हैं तो उनकी नज़र हम ही पर होगी, लेकिन चिंता मत करें और इसके लिए बेफिक्र रहें कि ये चुनाव आशाजनक परिणाम देगा, मैं ये मानता हूँ। और हम लोग भी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार देने का नारा लगाया, आज वो गठबंधन करके उसने भी ये साबित कर दिया है कि आज भी हम राज्य में कमज़ोर हैं। अक्सर जो है विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि वो राज्यों में उतरती है चुनाव में 3D चीफ मिनिस्टर के प्रोजेक्शन के साथ। हरियाणा में अनाउंस नहीं किया, बिहार में ऐसी स्थिति है, झारखंड में भी अनाउंस नहीं किया, महाराष्ट्र में भी अनाउंस नहीं किया। ये उसके पक्ष में जाता है या विपक्ष में जाता है? अब चूंकि इनके पास कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी चर्चा ये आम थी कि ट्राइबल चीफ मिनिस्टर यहाँ पर दिया जाए या नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दिया जाए। आपकी क्या सोच है? आपको क्या लगता है, ट्राइबल को ही बनना चाहिए या नॉन ट्राइबल को भी मौका दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री? अब देखिए, अब ये तो दल तय करते हैं, और मेरा विशुद्ध रूप से हमारे दल में है कि हम लोगों का यहाँ, चूँकि यहाँ की जो लड़ाई है, यहाँ की जो इतिहास है, ये विशुद्ध रूप से आदिवासी मूलवासियों से ही जुड़ा हुआ है, और हमारे दल से आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत ज़्यादा होगा। खतरे की घंटी? अच्छा है, आने दिया जाए, बढ़िया है। इस कारण ये पूरे राज्य का भ्रमण तो कर लें, और ये भी तो एहसास करें कि उनके दल के लोगों ने विगत 9 वर्षों में इस राज्य को क्या हालत कर रखा है। मुख्य मुद्दा आपका यही होगा जब आप चुनाव में उतरेंगे कि 9 साल में उन्होंने जो उनका जो कार्यकाल था, तो 14 साल का, वो और हिसाब देंगे, उनको देना पड़ेगा। हिसाब भाजपा को देना पड़ेगा, और आप जनता को हिसाब देंगे कि 14 महीने में आपने क्या करके दिखाया। 14 महीने का एक एक दिन, एक एक पल का हिसाब देने को तैयार हो। चलिए हेमंत सोरेन जी, जी पुरवैया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही। तो हमारे रेजिडेंट एडिटर शिवपूजन झा से खास बातचीत में आपने जाना हेमंत सोरेन की चुनावी रणनीति के बारे में। गठबंधन के सवाल पर हेमंत की बेबाकी भरा जवाब भी आपने सुना। कल तक कांग्रेस और आरजेडी के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले हेमंत अब कह रहे हैं कि दोस्ती अब नहीं होगी। यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये स्थिति कमोबेश सभी गठबंधन में है? चुनाव आते आते तक सभी सियासी दल अलग अलग राह पकड़ लेंगे, और ये स्थिति क्या बिहार में भी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में दोस्ती की कस्में खाने वाले जेडीयू और आरजेडी के बीच झारखंड में सीटों पर खींचतान शुरू हो गई है। तो क्या बिहार में भी इन दोनों दलों की सियासत इस असर के दायरे में आने वाली है? इसी पर आगे अब बड़ी बहस। लालू और नीतीश बिहार की सियासत के दो नाम, जिनका सिक्का इनके मुरीद मानते हैं कि देश के किसी भी कोने में चल सकता है। झारखंड के चुनाव में भी दोनों नेताओं की मिलीजुली ताकत महागठबंधन को ढहने से बचाने में लगी है, लेकिन उससे पहले फिक्र अपनी लगी है। जेडीयू ने खुले तौर पर 10 सीटों की मांग की है। हालांकि बिहार में कुनबे पर असर पड़ता देख
जेडीयू इस मांग के साथ अपने तेवर फिलहाल तल्ख नहीं रख रही। दरअसल बीजेपी का खतरा भांपकर आरजेडी ने भी झारखंड में सीटों की अपनी हसरत को दबाकर ही रखा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव जी। लालू यादव ने 6 तारीख को दिल्ली में अपने आवास पे बैठक बुलाया है पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ताओं, नेताओं, एमपी, पुराने एमपी, तमाम लोगों को। जयप्रकाश जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी जा रहे हैं। सर, आपको भी बुलावा है? हाँ, 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुलाया है और उसमें आगे की रणनीति तय होगी और 6 तारीख को सभी हम लोग शामिल होंगे और आगे की क्या रणनीति हो, आगे का राजनीतिक सिचुएशन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गहन समीक्षा करेंगे और चर्चा करेंगे। एकाएक की जो बैठक बुलाई गई है, सरगर्मी तेज हो गई बिहार की राजनीति की। ऐसी भी चर्चा है कि आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में इस बार रहेगी। नहीं, इसमें कोई सरगर्मी तेज होने का सवाल नहीं है, इसलिए कि पार्टी के संगठन और जो है आगे के भविष्य के राजनीति को सुविचारित तरीके से व्यवस्थित करना और फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी को फैलाना और फिर आगे के भविष्य की रणनीति और राजनीति को तय करना, इसके लिए बैठक आदरणीय लालू जी ने आहूत किया है जिसमें सभी लोग जाएंगे। आपको अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ हो सकता है कुछ? लगातार वार्ता हो रही है। वैसे झारखंड में आरजेडी और जेडीयू की दोस्ती का अक्स बिहार के सियासी आईने में भी देखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी सब कुछ उम्मीदों के भरोसे ही है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू साथ साथ हैं या नहीं है, इस पर भ्रम कायम है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। तो ये भ्रम की स्थिति है क्यों? साथ साथ हैं या नहीं? एक तरफ कहते हैं हम साथ साथ हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन बयानबाजी या फिर जो परिस्थितियां हैं उसमें लगता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। हमारे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रामानुज प्रसाद हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं, साथ ही मृत्युंजय झा है हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। रामानुज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, साथ साथ हैं या नहीं? नहीं, हम लोग साथ साथ तो निश्चित तौर पे जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें एक सोच हम लोगों के बीच हमारी पार्टी है और बल्कि देश में हम लोगों का प्रयास है कि जितने जो समाजवादी धारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, जितने जो तो फिर सीटों पर क्यों नहीं ये साथ साथ का नारा? सीट देखिए ना, सीट तो बिहार में साथ साथ हैं, झारखंड में खींचतान है। नहीं, झारखंड में भी जो परिस्थिति है अभी और स्थिति इस पर बातें हो रही हैं और ये बहुत मानव सिद्धांत आप देखेंगे कि है समाज का और दुनिया का रहा है। आप दोनों की सोच साथ है? देखिए, सोच ही है और कुछ हो या नहीं हो। सोच कैसे आप बताता हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं सोच आपकी, आप दोनों की कैसे साथ नहीं है, एक कैसे नहीं है, मैं ये बता रहा हूं। आप भी बहस में थे और आप भी कहते रहे हैं कि महादलित सीएम भी हो सकता है उम्मीदवार। जेडीयू सीधे नीतीश कुमार का नाम लेती है। आज पप्पू यादव आरजेडी नेता हैं, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बहुमत मिले तो सीएम जीतन राम मांझी होंगे अगले सीएम, ये बयान आता है। जेडीयू कहती है नीतीश कुमार ही। ये सोच एक साथ सोच है क्या? एक सोच है क्या? देखिए, इसको आप सोच कह रहे हैं, ये तो विचार ये लोगों के अलग अलग आ रहे हैं किसी ये मुद्दे विशेष फिर पर। कहाँ सोच देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, ये अलग अलग व्यक्ति का ये है जो हमारे सोच और विचारधारा की बात है। तो ये देश में जो एक नई परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बनी है, बाजारवाद की बात हो रही है, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के एरा में हम तमाम सोशलिस्ट लोगों ने बल्कि ये प्रयास किया और प्रयास आगे की है कि देश में जितने इस धारा में जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, सोशलिस्ट फोर्स है, उसको इकट्ठा किया जाए और इस देश में एक मजबूत ये जो है खड़ा हो, जिसमें हम लोग ऐसी शक्ति से जो भारत में बांट करके, भारत में भेदभाव फैला करके राज करना चाहती है, उससे लड़ नहीं, वो सब ठीक। देखिए, आप, मेरा सवाल वही है कि आपकी सोच एक नहीं मिल पा रही है। सीटों के मसले पर झारखंड में ट्रेलर दिख रहा है, तो क्या बिहार में पिक्चर अभी नहीं? मैं आपको बताऊं सुमित जी, बहुमत मिलेगा तो सीएम जीतन राम मांझी है। ये आप कह रहे हैं कि बहुमत मिलेगा तो सीएम जीतन राम मांझी होंगे अगले सीएम।
देखिए बहुमत या हो सकते हैं? बहुमत मिलेगी ना तो गठबंधन के लोग मिलकर तय करेंगे। ये जो आप लोग जो या समाज में हमारे विपक्ष के लोग जो तो ये फिर भ्रम आप फैलाने क्यों को- कहते हैं कि जीतन राम मांझी अगले सीएम होंगे बहुमत नहीं, में? हम लोग कहाँ करें, पप्पू ये यादव पार्टी का का बयान- अधिकृत बयान नहीं पप्पू है। यादव का बयान। ये मैं आपको कह रहा हूँ पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। हमने कल भी आपको डिबेट में कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, आप कल लेकिन भी ये कह रहे हैं कि कहूँगा महादलित कि सीएम हो। हमारे ये हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं कि जब परिस्थिति आएगी तो हमारे दल के शीर्ष नेतृत्व और जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व साथ साथ हमारे जो इलेक्टेड एमएलएज होंगे, हमारी लेजिस्लेचर पार्टी जो फॉर्म होगी वो मिल करके हम तय करेंगे नहीं, कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। सवाल सोच को लेकर है। अगर आप ये सोच रखते हैं कि महादलित सीएम हो सकता है, हाँ, तो फिर जेडीयू इस बात पर सहमति क्यों नहीं रख पा रही? मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल कहा था कि जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस का तो सोशल जस्टिस वही लाइक करता है जहां इसी सोच अंतिम पर क्या जेडीयू की सहमति है, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरोज जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के नेता। हमें पहले बात कंक्लूड करने दीजिए ना, मुझे करने दीजिए कि निश्चित वो मांझी जी जो है आज हमारे रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, कल क्यों जब दूसरे हो सकते हैं कई बार तो मांझी जी क्यों नहीं हो सकते? हाँ, ये बात अलग है कि परिस्थिति बनेगी। कल हम ये करें, हम इसी चुनाव लड़ने की बात आप लोग उसको घुमा रहे हैं। मैं स्पष्ट करता हूं, हमारे जेडीयू के भाई कहेंगे ये बात उठती है कि नीतीश जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में ये दल के नेता हैं, ये मांझी जी भी सरकार मैं आपकी बात कह रहा हूं कि आप चर्चा बाद में करेंगे, तय करेंगे, लेकिन उसमें से एक सोच ये भी है कि महादलित सीएम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैं गलत नहीं, हमारी लड़ाई है, ठीक है। समाज बदलने की लड़ाई जेडीयू है। से हम पूछेंगे सरोज जी, ये भी एक सोच जेडीयू की भी है कि नीतीश कुमार के अलग भी अगर परिस्थिति आती है, चर्चा होती है, तो महादलित सीएम या फिर जीतन राम मांझी क्यों ना हो या कोई और नाम हो सकता है। ये सोच आपकी मिलती है आरजेडी से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नेता पार्टी के जो हैं, जनता दल के नेता नीतीश कुमार हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव हैं। तो अभी तो सबसे पहले जनता दल की बात तो अभी किसी ने, जनता दल पहले ही कह चुका है कि हमारी पार्टी के नेतृत्व में नीतीश कुमार हमारी पार्टी के नेता हैं, जनता दल के नेता हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार और लालू यादव मिल करके जो तय करेंगे, बहुमत आती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये तो पहले ये तो विधायक दल के बैठक में ही पहले कह चुका है ना। बहुमत आएगी, नहीं, मैं एक बात फिर आपको बता रहा हूं कि बहुमत आएगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये आप यानी जेडीयू की बहुमत आएगी तब जेडीयू आई की अगर बहुमत होती है तो इनका तर्क मामला है। लेकिन गठबंधन में फिर नीतीश जी बैठेंगे, लालू जी बैठेंगे, कांग्रेस के साथ ही बैठेंगे। अगर हमारे लेफ्ट के इलाज को भी हम लोग लेना चाहते हैं, उनके इलाज बनाना चाहते हैं, वो भी बैठेंगे। देखिए कौन क्या बोलता है, इनका बयान कहां से आ रहा है, इस पर हम लोग को नहीं कुछ कहना है, क्योंकि भ्रम की स्थिति फैल जाती है ना। पप्पू यादव कहते हैं बहुमत मिला तो अगले सीएम मांझी होंगे, रामानुज जी कहते हैं कि महादलित सीएम भी हो सकता है, आप कहते हैं नीतीश कुमार। तो भ्रम की स्थिति क्यों हो रही है फिर? भ्रम नहीं है। नहीं, आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो लोकतंत्र में ये हम कैसे कहेंगे कि हाँ अल्पसंख्यक नहीं हो सकता? आप दोनों साथी से पूछने का काम किए हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का खौफ और बिहार में खिसकती हुई जमीन का जो डर है, इसको लेकर बना हुआ मजबूरी का गठबंधन है। इस गठबंधन की प्रासंगिकता नहीं है। यह अभी जिस प्रकार से आप इससे पहले भी हरियाणा के अंदर आपने देखा, उसी प्रकार से भी झारखंड के अंदर आप देख रहे हैं और आने वाले समय में बिहार में देखेंगे। जिस प्रकार से बयानों का दौर चल रहा है, जहां पप्पू यादव दरभंगा में ये बयान देते हैं, हमारे बैठे बगल में मेरे मित्र रामानुज जी बयान दे रहे हैं, फिर सरोज जी दे रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि अगर जेडीयू की बहुमत आएगी तब ये होगा। यानी कुल मिलाकर के भ्रामक स्थिति है। हमने कहा कि मजबूरी और नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता का खौफ, ये दोनों के कारण ये मजबूरी का गठबंधन टिकाऊ नहीं है, इसके कोई आधार नहीं है। झारखंड में आप साथ हैं? बिल्कुल। अभी देखिए, झारखंड में हम लोग जब बिहार में साथ हैं तो झारखंड में भी साथ रहने की बात चल रही है। हाँ। अभी देखिए कोई कंक्रीट नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा में साथ नहीं थे, झारखंड में हो सकता है अलग अलग। हरियाणा की बात अलग है, झारखंड की बात अलग है, बिहार की बात अलग है। अभी उसका कोई फैसला नहीं आया है, अधिकृत रूप से नहीं आया है, बातें चल रही है। दोनों दल के नेता लोग बैठ करके दिल्ली में बातें कर रहे हैं या जहां भी कर रहे हैं।
अधिकृत अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये लग रहा है कि संभावनाएं बन रही हैं। सब लोग चाह रहा है कि सांप्रदायिक ताकत जितने जो लोग हैं इसके खिलाफ में जो एक माहौल बने और लड़ाई आमने सामने की अगर नहीं होता है तो फिर हरियाणा जैसे ही आप भी अकेले ही लड़ेंगे। देखिए ये आप लोग इसको ला रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कौन होते हैं लाने वाले? आप लोग की तरफ से खबर तो यही है कि 10 सीट की दावेदारी आप कर रहे हैं। देखिए दावेदारी तो हर दल अपने अपने हिसाब से करता है ना। गठबंधन की जब बात हो रही है, आज देखिए झारखंड की बात अभी आप कर रहे हैं। झारखंड में आजसू जो पार्टी था, पहले तो इनका गठबंधन नहीं था भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहले तो अलायंस नहीं था। पहली बार अलायंस हुआ है, तो पहली बार अलायंस हुआ है, तो अलायंस तो अभी वहां भी तो नहीं था। पहले आजसू के साथ कहीं नहीं है, झारखंड में पहली बार हो रहा है। आपका यहाँ पर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर दोस्त हैं तो वहां दुश्मन होंगे या वहां भी दोस्ती रहेंगे? और अगर दोस्ती रहेंगे तो फिर ये घालमेल क्यों, खींचतान क्यों? अभी अपने अपने पार्टी के लोग अपने अपने पार्टी के हिसाब से बैठ के कर रहे हैं, अपने अपनी दावेदारी की जा रही है, और एक जो भी उभर करके सामने आपके सामने आएगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। कोशिश की जा रही है कि सब लोग मिलकर दोस्ती टूट भी सकती है झारखंड में, नहीं दोनों परिस्थिति है। या फिर आप ये बयान दे रहे हैं कि किसी भी हालात में दोस्ती नहीं टूटेगी, आप ये कह रहे हैं? अभी कोई सामने कोई कंक्रीट बात अभी नहीं आई है। दोनों ऑप्शन चल रही है, यानी दो ही बातें होंगी, या तो दुश्मनी या तो दोस्ती। ये आप कर सकते हैं ना। नहीं तो उसके अलावा और कौन सा विकल्प है? या फिर उसके अलावा कौन सा विकल्प तो जब डिसीजन होता है दोनों में से कुछ एक ही होगा। विकल्प तो ऑप्शन और विकल्प की जो आप बात कर रहे हैं वो तो फैसला के सामने आता है ना। जब फैसला होता है, फैसला के वो तो अंतिम, उसमें कोई विकल्प ही नहीं होता है, फैसला होता है। मैं कह रहा हूं कि दोस्ती होगी या फिर अलग अलग लड़ेंगे। और अगर इन दोनों में से कुछ है परिस्थिति, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लड़ सकते हैं? या फिर हम तय मान रहे हैं कि सीटों के बंटवारे पर कुछ अगर पेचीदगियां हैं तो सुलझाए ली जाएंगी और दोस्ती कम से कम नहीं टूटेगी, ये आप मान रहे हैं? मेरी जानकारी में अभी इस तरीके का कोई फैसला नहीं आया है। अगर जब इस तरीके का फैसला आएगा तो हमें लगता है कि आपको मालूम चल जाएगा। बिहार में आरजेडी कह रही है कि मुझे ज्यादा सीट चाहिए। ये अभी इस पर कोई बात नहीं हो रही है। रामानुज जी, आप अभी सीट पे कहीं से कोई बात नहीं हो रही है। मेरी कई नेताओं से बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत के आधार पर तमाम आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ज्यादा सीटों के दावेदार हम हैं। तो जेडीयू इस बात को लेकर भी फिर फंसेगी और इस बात को लेकर भी पेचीदगियां होंगी। बिहार में फिर यही स्थिति झारखंड जैसी बनेगी। नहीं, ऐसा है, आप जो स्मृति जी कह रहे हैं, देखिए मैं आपको जनरल फिनोमेनन की बात करूंगा। ये पार्टी की हम सीट शेयरिंग की बात कर, हकूक़ की बात कर रहे हैं। घर में लड़ाई बाप बेटे में, भाई भाई में हो रही है। मांगने जब लोग जाते हैं तब मौत भी मांगने जब जाते हैं ना, मौत भी मांगना हो, शिक्षा नहीं होता है, वो मौत मांग रहे हैं लोग, ये कानून के बनने के बाद भी, तो उस भी चाहते हैं कि हम पीसफुल और ये चेयरफुल हमारी मौत हो। तो ये जब मांगने जाना शब्द ही होता है कि जब हम बैठ, लेकिन तो आप मांगेंगे नीतीश कुमार से? नहीं, मांगने का नहीं बात है। नीतीश कुमार हमसे मांगे या हम नीतीश कुमार से मांगे? जब हम बैठ के आप वही मैं कह रहा हूँ, आप मांग रहे हैं या फिर नीतीश कुमार आपसे मांग रहे हैं? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूरी। आपने ही मांगने वाली बात कही, इसलिए हमने जनरल बात फिर में कहा कि जब मांगने जाता है लोग तो मौत भी मांगता है, तो बढ़िया सब मांगता है, बढ़िया जहर मांगता है। और हम तो यहाँ राजनीति करने आए हैं, सियासत के लोग हैं। जब हम सभी राजनीतिक दल के लोग बैठेंगे तो हम चाहेंगे ही कि हम जब अभी आपने देखा, उससे पहले फिर बयानबाजी मत कीजिए, भ्रम की स्थिति मत फैलाइए कि देखिए अभी देखिए ना, हम गठबंधन करने जा रहे हैं, हम गठबंधन करने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होते हैं। 27 साल की दोस्ती महाराष्ट्र में लोगों ने ये कर दी। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा हम जारी रखेंगे। जी, आप देख पा रहे हैं हम साथ साथ नहीं हैं, हम साथ साथ हैं। ये दरअसल हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन के बीच ये स्थिति है। ये स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बयान रोज नए नए आते हैं, चेहरे अलग अलग होते हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी के, चाहे जेडीयू के हों, आरजेडी को हों, कांग्रेस कुछ कम बोल रही है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के बीच बयानबाजी इस तरह हो रही है कि हम साथ साथ हैं या नहीं हैं, इसे लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। रामानुज जी, देखिए, ये जो आप कह रहे थे तो निश्चित मैं यही कह रहा था कि जो जनरल आम प्रचलन में हम लोग बात करते हैं कि मांगने में या बांटने में,
तब बांटने में घर में भी बंटवारा होता है, तो ये होता है हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं। ये दावेदारी राजनीति में बहुत बुरी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्वस्थ माहौल में होनी चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रख के, ये है हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग भी अगर पार्टी का दिक्कत ये नहीं है पार्टी पर, लेकिन ये बात जो लोग भी बोल रहे हैं तो हम तो उनके खिलाफ अनुशासनहीन वाली कार्रवाई कीजिए आप। नहीं, पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई से करेंगे आप? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं पप्पू यादव के खिलाफ करेंगे कार्रवाई नहीं, आप? हम मेरी बात ये करिए ना, ये बात जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये नहीं है अभी। हाँ, ये बात जो है एक समझ है पार्टी की, जो आप पार्टी कह रहे हैं कि की एक आम तरफ लोग। ये सब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारी ये समझ है कि वो है भी नहीं। पार्टी के लोगों ने बहुत इन किया, जो आप देखेंगे यहाँ वो 120 सीट वाले है नहीं है। नहीं, मैं सुमित मेरी बात सुनिए ना, वो अखबार के लोगों ने लिखा है कि ऐसे आप देखिए, भास्कर लिख रहा है, कल भी लिखा, आज भी लिखा। कह रहे हैं नहीं, अखबार पप्पू यादव कह रहे हैं कि बहुमत मिला तो अगला सीएम जीतन राम मांझी पप्पू जी का अपना अलग हो सकता है। पप्पू जी ये तय करने वाला के लिए ये हो सकता है, हम तय करने वाला के लिए नहीं है। ये गठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन। लाइन अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, लाइन अगर तय नहीं है, चर्चा नहीं है, तो फिर इस तरह के बयान क्यों? नहीं, इस तरह की बयान अगर है तो यही अगर हम में खराबी नहीं होता, मैं स्पष्ट स्वीकारता हूं। अगर हम समाजवादियों में ये खराबी नहीं हुआ करता तो इस देश पर आज बाजारवाद नहीं लादा जाता। आज इस देश में, आज मैंने पढ़ा कि IIM और IIT, मेरी बात सुना सुमित झा जी मुझे स्पष्ट बात मैं करने दीजिए कि अगर यही खराबी हम समाजवादियों में नहीं होती, हम अगर अपने आप को खराबी नहीं होती है, आप मान रहे हैं, लेकिन इसको बाजारवाद से जोड़े हैं। हमें मैं ये कह रहा हूं कि देश पर जो भाजपा जिसे नहीं है, भाजपा के बहाने क्या है? नहीं, भाजपा के बहाने जो बाजारवाद इस देश पर लादा जा रहा है, इस देश की ये नष्ट करने की बात हो रही है, ये जो घुमाने की कोशिश हो रहा है, फिर घुमाने की अपना बात करें ना, आपके खौफ नहीं है, फिर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, घुमाने का नहीं कर रहे। मेरा ये मैं सुमित झा जी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर आपने कहा कि पार्टी का नहीं है तो ये मैं बताता हूं, देखिए दर्शक भी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि आप कैसे घुमा रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। आप, मेरा सीधा सवाल है कि अगर पार्टी लाइन तय नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी चर्चा होगी, पार्टी लाइन तय नहीं है, तो फिर इस तरह के बयान क्यों? पप्पू यादव क्यों कह रहे हैं, या फिर रघुवंश बाबू क्यों कहते हैं? हाँ, ये खराब है, ये मैं तो खराब है तो कार्रवाई हो। हाँ, बिल्कुल ये बातें उठे, कार्रवाई होगी पप्पू यादव के खिलाफ। मैं अब ये तो मैं कह रहा हूं ना, पार्टी नेतृत्व देख रहा है, पार्टी में चर्चा देख रहा है और होने दे रहा है। मैं कह रहा हूं ना, होने दे, यही तो मैं कह रहा हूं, यही हमारी समाजवादियों का यही आपकी रणनीति है कि हमारे यहाँ। और जेडीयू की रणनीति क्या है? नहीं, ये तमाम बयान आप सुनते रहे। हमारे दल में नहीं, हम तमाम से ये विडंबना है कि ये होते रहा है, विडंबना है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है और राष्ट्रीय जनता दल मांझी आपके नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता नहीं है। हमारे मांझी जी की बात आप बोल रहे हैं? पप्पू यादव ने कहा अगला सीएम जीतन राम मांझी हो, बहुमत मिले तो। बयान दिया है ना, ये पप्पू यादव कौन है? पप्पू यादव जी निर्दलीय तो नहीं है, ये पप्पू यादव जी का बयान है। और पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री, आप ऐतराज भी नहीं जता सकते कि देखिए साहब, आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि कुछ तय नहीं है। आप ऐतराज तो जताइए, क्यों डर क्यों रहे हैं? ये जनता दल का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला है। आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार तय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के एक और नेता को कहा जा रहा है दूसरी सहयोगी दल की तरफ से कि वो सीएम होंगे बहुमत मिले तो। देखिए, सहयोगी दल के मेंबर हैं, सहयोगी दल के सांसद हैं, उस सहयोगी दल के न कोई प्रवक्ता है और न कोई सहयोगी दल के तरफ से। लेकिन कम से कम आप एक ऐतराज भी तो जता सकते हैं सहयोगी दल के। ये देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तय करे कि उनको बोलने देगा नहीं बोलने देगा, वो क्यों बोल रहे हैं, उनका मामला है। ये हमको लगता है कि ये फैसला उनको करना है। क्या आपको लग रहा है कि आपके अंदर जो दो धड़ा बंटने की बात हो रही है, उसको और बांटने की कोशिश हो रही है मांझी को प्रोजेक्ट करने के लिए? अब जो प्रोजेक्ट करने का बयान है कि मांझी होंगे, तो ये एक कोशिश हो रही है कि दो धड़ा और बढ़ जाए। देखिए, जनता दल तो तय कर चुकी है कि बिहार के मुख्यमंत्री, तो फिर आपके मामले में आप कह रहे हैं आरजेडी का मामला है, लेकिन आपके मामले में आरजेडी क्यों बोल रही है? हमें तो लगता है कि बेहतर होता कि वो जवाब दें इस पर। मैं रामानुज प्रसाद प्रवक्ता है, उनकी पार्टी के सांसद, अगर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो बताइए। कहता हूं कि एक बार नहीं अनेक बार आप निकालें, माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कहते हुए आपको दिख जाएंगे, सुनेंगे आप कि ये बिल्कुल पप्पू यादव के बयान का ये भी कहा है जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे तो बनाएगा नहीं, मैं तो मजबूरी में बन गया। अरे बिल्कुल, चाहते नहीं है आज इस देश में चाहते। अरे आप अपनी बात पूरे करने आएगी तो बोले, तो मैं नहीं बोलने दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में अभी मनमोहन सिंह जी थे 10 साल के प्रधानमंत्री,
सोनिया जी नेता है ना, बात उठ रही है ना सोनिया जी ये है, तो नीतीश जी नेता हैं, ये वो भी कह रहे हैं कि हमको नीतीश जी ने बनाया है। तो फिर पप्पू यादव क्यों कह रहे हैं कि दल के जीतन जी हो जाएंगे? जेडीयू के निर्विवाद नेताजी हैं, पार्टी के सांसद सीएम होना अलग है। नहीं, आपकी पार्टी के सांसद फिर क्यों कह रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी के सांसद वो अपने मन की बात कर सकते हैं, पार्टी का ये नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पार्टी के ये बयान है, मैं बोल रहा हूं पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से। तो अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान देता है तो वो अनुशासन आएगा बहुमत में, तो हम बैठ करके हम तय करेंगे। अगर पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान देता है तो मेरे ख्याल से अनुशासनहीनता का ये बातें चर्चा होनी चाहिए। आप जहां सवाल उठा रहे हैं, अगर पार्टी को चलाने बेहतर ढंग से, पार्टी अगर है, पार्टी में कुछ अगर है, तो निश्चित तौर पे मैं समझिए, अभी मान लीजिए प्रकाश नारायण यादव जी ने, तो रामानुज जी का ये बयान हम माने कि आगे आने वाले दिनों में पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, नोटिस दिया जाएगा? मैं अभी उस बोलने की नहीं, मैं ये आपने ये सवाल किया कि हाँ व्यक्तिगत बातें हो रही है, आप कह रहे हैं कि चर्चा होगी, तय आप भी नहीं कर पा रहे हैं कि पप्पू यादव ने सही कहा या गलत कहा, और कहा तो ये देखिए ना, मैं ये कह रहा हूं ना कि पार्टी की ओर से ऐसी कोई चल रहा है, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, पार्टी के स्तर से कार्रवाई नहीं कर सकते, प्रवक्ता के नाते है, प्रवक्ता के नाते नहीं, पार्टी के नाते। अरे आप क्या बोल रहे हैं? आप कल भोला सिंह जी क्या बोले? आपसे भयानक नहीं है, आपसे भयानक नहीं है, आपको कल मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति बनाए रखने के लिए ही कोशिश तमाम हो रही है, और ये भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश जानबूझकर हो रही है। समय कम है, हम यही रुकेंगे आपको। हाँ, उनमें भी है, हम मानते हैं आज आपका मसला था। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में इतना ही। भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता अब समझदार है, वो समझती है कि क्या हो रहा है और कौन क्या बोल रहा है। आप देख रहे थे बड़ी बहस। नमस्कार।